आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है। भूगोल की दो शाखाएं होती है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक उपशाखा है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इसीलिए हर जगह अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। स्टार्टिंग में मनुष्य आखेट संग्रहण तक सीमित था, जो प्राथमिक क्रियाओं में आया। उसके बाद आखेट संग्रहण के बाद में उनसे जो रॉ मेटेरियल लिया उनको कन्वर्ट करने का काम किया, जो द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में होता है। जैसे कपास की खेती करना एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, लेकिन कपास से जब हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं, उद्योग लगाते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग एक द्वितीय क्रिया होता है। इसी तरह से पृथ्वी पर हर जगह अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं। मुख्यतः तो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, फिर भी हम 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंदर हम पृथ्वी वितरण पर जितने भी हमारे संसाधन पाए जाते हैं, उन सब की क्रिया विधियों का अध्ययन किया जाता है कि वो कहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, उनके पाए कहाँ पर पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, कैसे क्या रीजन है कि वो वहां पाए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पृथ्वी तल पर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं संपूर्ण फैली हुई है, यानी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। इसीलिए आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा या बहुत ही व्यापक स्तर पर है। आर्थिक भूगोल है, उसके अंदर हम आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है, आर्थिक क्रियाओं को कैसे किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं कब की जाती हैं। इन सब के क्वेश्चनों को फाइंड करने का एक ही सोर्स है कि हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करें। आर्थिक भूगोल के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी फसल के अंदर कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उस फसल को किस क्षेत्र में बोया जा सकता है। कोई भी उद्योग अगर हमें स्थापित करना है तो उस उद्योग को हम कहाँ स्थापित करें ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, कहाँ पर उसका रॉ मेटेरियल जो कच्चा माल है वो कम परिवहन लागत पर हमें सुलभ और आसानी से मिले। तो इस तरह से आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही बड़ा है। आर्थिक भूगोल के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन सब का वितरण पूरे पृथ्वी स्थल पर है, धरातल पर है। अब आता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फर्स्ट है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत कृषि संबंधी जितनी भी भौगोलिक दशाएं हैं, जैसे तापमान है, धरातल है, श्रम के साधन है, वर्षा है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इन सब के अध्ययन से ही हमें अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की जो फसल बोई जाती हैं उनसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। यदि हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो हम शुष्क एरिया के अंदर यदि चावल की फसल लगाएं तो वो कभी भी वहां पर सक्षम नहीं हो पाएगी। एक किसान को जरूरी होता है कि उसको अपनी फसल के बारे में ज्ञान हो कि वो अपनी फसल किस क्षेत्र में बोए, उसको किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे काली मिट्टी वो कपास के लिए फेमस है। इसी तरह से जलवायु है कि शुष्क जलवायु है, आर्द्र जलवायु है या मानसूनी जलवायु है, उसकी फसल को किस प्रकार की जलवायु सुलभ होगी। और वर्षा की मात्रा, उसकी फसल को वर्षा की कितनी रिक्वायरमेंट है। भूमि का ढाल भी बहुत निर्भर करता है। भूमि का ढाल जैसे चाय के लिए, यदि चाय की खेती करते हैं और वहां पर भूमि का ढाल नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, तो
पानी इकट्ठा होगा, स्टोरेज होगा, तो चाय के पौधे वो उनकी जड़ें गल जाएंगी और इस तरह से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जो चाय की खेती है वो ढलानी क्षेत्रों में की जाती है। तो इस प्रकार एक किसान को इन सभी फसलों से संबंधित जो भौगोलिक दशाएं हैं उन सब का अध्ययन कृषि भूगोल में उसको मिलता है। सेकंड आता है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाता है तो उसका पहला अहम ये होता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उसको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए कि उसको कहाँ से कच्चा रॉ मटेरियल मिलेगा, उसको किन क्षेत्रों से पानी मिलेगी, बिजली मिलेगी, कहाँ पर पानी का साधन सस्ता है और सुलभ है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है उसका भी उसको पता होना चाहिए कि कहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा सस्ती है। इसके साथ श्रम के साधन कहाँ पर सस्ते मिल सकते हैं। उसके पश्चात ही वो अपना उद्योग वहाँ पर स्थापित करता है और मार्केट का विशेष ध्यान रखता है कि उसकी जो उसने माल तैयार किया है उसको किस मार्केट में उसको बेचना है। इन सभी चीजों का जो अध्ययन है वो औद्योगिक भूगोल के अंदर किया जाता है। तो इस तरह से इन सभी समस्याओं का अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में औद्योगिक भूगोल का विशेष महत्व है। इसके बाद आता है कमर्शियल ज्योग्राफी, वाणिज्य भूगोल। इसका अलग से कोई विशेष महत्व नहीं है। कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर कृषि भूगोल और इसके साथ साथ औद्योगिक जो कृषि भूगोल है, कृषि भूगोल और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जो औद्योगिक भूगोल है, उन दोनों को ही इकट्ठा करके इसके अंदर काउंट किया जाता है। किसी भी देश के अंदर किसी भी देश के व्यापार, परिवहन, संदेशवाहन, व्यापारिक केंद्रों तथा बंदरगाहों के विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत। वाणिज्य भूगोल हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्य भूगोल कृषि और औद्योगिक भूगोल पर निर्भर है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फर्स्ट है कृषि क्षेत्र। एक किसान को आर्थिक भूगोल के ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि उसे किस प्रकार की फसल के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता है, कितने तापमान की आवश्यकता है, किस प्रकार का बीज किस मिट्टी में डाला जाएगा। इन सभी चीजों का अध्ययन वो आर्थिक भूगोल में कर लेता है तो वो अपनी फसल को आसानी से अच्छी पैदावार के साथ ले सकता है। सेकंड है उद्योग क्षेत्र। एक उद्योगपति आर्थिक भूगोल का अध्ययन करके ये पता लगा सकता है कि उसे किस क्षेत्र के अंदर लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा, यानी उसको अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए कच्चा माल किन किन क्षेत्रों से मिलेगा, किन क्षेत्रों में उसे श्रम के सस्ते साधन मिलेंगे, किन क्षेत्रों में उसे परिवहन संबंधी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो मिलेगी, उसको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। इन सभी चीजों का अध्ययन एक उद्योगपति आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करता है और आर्थिक भूगोल के अध्ययन करने के पश्चात उसको अपने उद्योग स्थापित करने में आसानी हो जाती है। थर्ड है पर्यटन क्षेत्र। आज के दिन में पर्यटन क्षेत्र का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को पता लगा के हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम किसी भी देश के आर्थिक विकास का पता लगा सकते हैं और उसके बाद वहां पर पर्यटन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के महत्व के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है राजनीति का क्षेत्र। राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत एक राजनीति के आर्थिक भूगोल का अध्ययन करने के पश्चात यह पता लगा लेता है कि उसके देश का आर्थिक विकास का स्तर किस लेवल पर है। आर्थिक विकास का पता लगाने के पश्चात देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, जो गरीबी है, उन सब का निराकरण कैसे किया जा सकता है। वो इन सभी चीजों का निराकरण तभी कर पाएगा जब उसने आर्थिक भूगोल का अध्ययन अच्छे तरह से किया हो, उसको अपने देश के अंदर व्याप्त फैली हुई बुराइयों का और जो असंतुलन है संसाधनों के अंदर उसका बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इन सभी का ज्ञान होगा तो एक राजनीतिज्ञ अपने देश को विकास के स्तर पर पहुंचा सकता है। व्यापारियों के लिए महत्व। एक व्यापारी आर्थिक भूगोल का अध्ययन करके उन क्षेत्रों का पता लगा लेता है कि उन क्षेत्रों में किस वस्तु की मांग अधिक है और किन क्षेत्रों में आपूर्ति अधिक है।
यदि उसको इस बात का पता चल जाता है कि किन क्षेत्रों में मांग है और किन क्षेत्रों में आपूर्ति है, तो वो आसानी से जिन क्षेत्रों में उस चीज की आपूर्ति होती है वहां से उन चीजों को खरीद के सस्ते दामों पर, और जहां पर उसकी मांग होती है उन क्षेत्रों में वे उच्च दामों में बेच के एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में चाय है, पटसन है, गरम मसाला है, इन सब को भारत इंग्लैंड में निर्यात करता है। इसके साथ साथ इंग्लैंड से कुछ माल वो आयात भी। नेक्स्ट है मजदूरों के लिए महत्व। मजदूरों के लिए महत्व यानी श्रमिकों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि किन क्षेत्रों के अंदर श्रम की आवश्यकता है। वो अपनी कुशलता के अनुसार उन क्षेत्रों में चले जाते हैं और उनको आसानी से रोजगार मिल जाता है। जैसे दिल्ली है, इसके उपनगर है, नोएडा है, गुड़गांव, मानेसर है, निमराना है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। और यूपी, बिहार आदि से जो मजदूर हैं वो पलायन करके यहाँ आते हैं और अपनी श्रम, अपनी कुशलता के अनुसार श्रम का चयन करते हुए अपने यहाँ पर अपनी आजीविका कमाते हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का महत्व बहुत ही ज्यादा है और ये एक गत्यात्मक विषय है।